आप सभी लोग ध्यान देंगे कि आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि है डी ब्लॉक के तत्व, जिसे हम संक्रमण तत्व के भी नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग समझने वाले हैं इनकी विशेषताएं यानी गुणों के बारे में और डी ब्लॉक के तत्व से संबंधित कारण वाले प्रश्न। आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्वों में से कारण वाले प्रश्न, उसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व के बारे में डिटेल से। यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देंगे, लिखा हुआ है डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व। सबसे पहले इसका आना चाहिए आपको डेफिनेशन, इसके बाद आगे हम समझेंगे। डेफिनेशन में आपको ऐसा बोलना है कि ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, क्या करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अगर बाह्य कोश के डी उपकोष में प्रवेश करता है, कहाँ, बाह्यतम कोश के डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो इस प्रकार के तत्व को हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि अगर हम डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो डी उपकोष में प्रवेश कर गया तो इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक के तत्व। बस इतना समझना है कि डी ब्लॉक के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा डी उपकोष में प्रवेश करता है। डेफिनेशन में आपको बस इतना ही लिखना है। अगर आप इसका डेफिनेशन समझ चुके तो अब समझिए कुछ नोट पॉइंट जो कि आपको जानना चाहिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, तो इस शब्द को यहाँ पे लिखा हूँ नोट नंबर 1 में मैंने कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। कभी कभी पूछता है कि बताइए कि किस ब्लॉक के तत्व को, यानी कौन से ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, तो आपको उत्तर में देना है कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरी बात ये समझिएगा कि आखिर डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ज़रा ये बताइए ना। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होता है ना, ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रहता है स्थित। कहाँ पे, एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व के बीच में होता है कौन, डी ब्लॉक के तत्व स्थित होता है, और इसी कारण से इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व ना। नहीं समझ में आया? ध्यान से समझिएगा। मेरे पास एक पुराना सा आवर्त सारणी है, दीर्घाकार आवर्त सारणी, जो कि आप समझ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहला वर्ग है, यहाँ पे दूसरा वर्ग है, यहाँ पे तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, छठवां वर्ग, सातवां, आठवां, नौवां, इस प्रकार से करते करते टोटल 18 वर्ग हैं। किसमें, दीर्घाकार आवर्त सारणी में। ठीक है, यानी कि वर्गों की संख्या जो होता है दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 है। कितना, 18, जबकि आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्तों का मतलब इस प्रकार का जो लाइन है इसकी संख्या 7 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन, यानी कि दूसरा आवर्त है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा आवर्त, यहाँ से यहाँ तक ये चौथा आवर्त, यहाँ से यहाँ तक 5वां आवर्त, यहाँ से यहाँ तक 6वां आवर्त, और यहाँ से यहाँ तक 7वां आवर्त ना। कहने का अर्थ ये है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं, जो कि नंबरिंग यहाँ पे किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां ना। इस प्रकार से ये 7 के 7 आवर्त हैं, लेकिन टोटल इसमें 18 वर्ग हैं, जो कि नंबरिंग इसमें किया गया है। पहला वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है, तीसरा वर्ग ये है, चौथा ये है, 5वां ये है, 6वां ये है, 7वां ये है, 8वां ये है। इसी प्रकार से करते 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 18वां ये है। ठीक है, ये जो वर्ग है 18वां वर्ग है ना। तो अब यहाँ पे हमने ये समझा, मतलब ये हम यहाँ पे समझने आए हैं कि आखिर जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये एस और पी ब्लॉक के तत्व के बीच में है कि नहीं। तो ध्यान से देख लीजिए, जो पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग ना, ये पहला और दूसरा वर्ग जो होता है, इनमें जितने भी तत्व आते हैं उनको हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा एस ब्लॉक में प्रवेश करता है। कहाँ पे, एस ब्लॉक में प्रवेश करता है। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक में प्रवेश करता है। इन दोनों वर्गों के तत्वों को अगर करते हैं तो इसी कारण से इसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक के तत्व। और यहाँ पे देखो पी ब्लॉक के तत्व में
इसको हम पी ब्लॉक तत्व क्यों कहेंगे? इतने सारे जो तत्व यहाँ पे लिखे गए हैं इसको इसलिए कहेंगे कि जब भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है यह हमेशा पी ब्लॉक में प्रवेश करता है। किसमें? पी उपकोष में प्रवेश करता है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है पी उपकोष में प्रवेश किया गया है। बस इतना समझिएगा कि एस ब्लॉक में ये यानी पहला और दूसरा वर्ग आता है और पी ब्लॉक में टोटल 13 से लेकर के 18 तक जितने वर्ग होते हैं और इन वर्गों में जितने तत्व होते हैं ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ना। लेकिन हमने ये कहा कि जो संक्रमण तत्व होता है यानी डी ब्लॉक तत्व ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में है। क्योंकि देखो जहाँ तक तीर लगा हुआ है ना यहाँ तक हम समझेंगे कि एस ब्लॉक है। इसमें देखो पी ब्लॉक में यहाँ तक तीर लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक है। लेकिन जो डी ब्लॉक तत्व है यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ है, इसका मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक के तत्व है। और ये डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉक के तत्व के बीच में है और बीच में है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे संक्रमण तत्व। संक्रमण क्यों? क्योंकि ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, यानी ये जुड़ा हुआ है एस ब्लॉक के साथ भी और पी ब्लॉक के साथ भी, और इसी कारण से इसको हम बोलेंगे संक्रमण तत्व ना। ये संक्रमित कर रहा है इसको भी, ये संक्रमित कर रहा है इसको भी, ये बीमार करेगा इसको भी, ये बीमार करेगा इसको भी ना। कहने का अर्थ ये है, समझिएगा, अगर आप लोग 3 लोग हैं ना, समझिएगा ना, अगर यहाँ पे 3 लोग हैं, एक बहुत ही बीमार है उसको हम बीच में कर दे रहे हैं, आप स्वच्छ, आप हेल्दी हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आपको किनारे कर देते हैं, और एक और हेल्दी आपका फ्रेंड है जिसको मैं इधर किनारे दे रहा हूँ ना, और बीच में वो है जो संक्रमित है, किसी बीमारी से पीड़ित है, और अगर उसको हम बीच में रखते हैं तो उस कारण से आपको भी वो संक्रमित करेगा बीमार, और इसको भी जो आपके बगल में है उसको भी संक्रमित करेगा ना। तो इसका मतलब ये जो लड़का है बीच में ये एक प्रकार का संक्रमित लड़का है ना। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व है ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसको संक्रमित कर रहा है, और जो ये डी ब्लॉक तत्व है इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, संक्रमित कर रहा है। इसी कारण से हम बोलेंगे कि ये संक्रमण तत्व कहे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व को ना। बस सीधा सा आपको इतना बताना है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये एस और पी ब्लॉक के तत्व के बीच में होता है, इसी कारण से इसको हम बोलेंगे क्या चीज़? संक्रमण तत्व। किसको? डी ब्लॉक के तत्व को ना। तो आप समझ चुके कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है? तो अगला है कि भाई डी ब्लॉक के तत्व में टोटल कितने श्रेणी होते हैं? तो आपको बताना है कि डी ब्लॉक के तत्व में टोटल 4 श्रेणी होता है। कौन कौन से है? तो प्रथम श्रेणी जिसे हम 3D श्रेणी भी बोलते हैं, दूसरा है द्वितीय श्रेणी, इसको हम बोलते हैं 4D श्रेणी, तीसरा है तृतीय श्रेणी, इसको हम बोलते हैं 5D श्रेणी, अगला है चतुर्थ श्रेणी, इसको बोलते हैं 6D श्रेणी। ठीक है, यानी कि टोटल 4 श्रेणी होता है, 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी। आपको पता होना चाहिए एक बात और कि प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व होते हैं। कितने? 10-10। ये आप याद रखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे नोट में हमने लिखा है कि सभी श्रेणी में 10-10 तत्व उपस्थित होते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, दूसरी बात हमने ये लिखा है इसमें कि जो 3D श्रेणी होता है इसमें स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक तत्व आते हैं, यानी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, यानी शुरुआत होती है 3D श्रेणी स्कैंडियम से और अंत होती है जिंक पर। कहाँ पे? जिंक पर। और जो 4D श्रेणी होता है ये शुरुआत होता है यट्रियम, ठीक है, Y से होता है यट्रियम, यहाँ पे शुरुआत होती है, और CD का मतलब होता है कैडमियम, यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको पता होना चाहिए Y से शुरुआत होता है 4D श्रेणी और CD पे ख़त्म होता है। Y मतलब हमने बताया यट्रियम। ठीक है, आगे हमने 5D श्रेणी में लिखा है कि यहाँ पे La से शुरू होता है, La का मतलब होता है कि लैंथेनियम। ठीक है, लैंथेनम बोल सकते हैं, लैंथेनम पर शुरू होता है, और Hg जो पारा है यहाँ पे ख़त्म होता है मरकरी पर। ठीक है, यानी कि La पर शुरू होता है 5D श्रेणी और समाप्त होता है
Hg पर। आगे है 6D श्रेणी ना, यहाँ पे Ac का मतलब होता है एक्टिनियम, एक्टिनियम में शुरुआत होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है Cn, इसको हम बोलते हैं कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है Ac पर और Cn पे समाप्त होता है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको बता दूं, मैं दिखाना चाहूँगा 3D 4D 5D और 6D श्रेणी डी ब्लॉक के तत्वों का ना, तो ध्यान से समझिएगा। हमारे पास जो अवध सारणी है फिर से आपको दिखाते हैं। हमने ये बताया कि भाई ये वाला जो है डी ब्लॉक के तत्व में यहाँ से यहाँ तक है, ये टोटल ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये डी ब्लॉक के तत्व है। तो जो पहला वाला ये वाला है लाइन, पहला वाला, इसको हम बोलते हैं 3D श्रेणी। क्या बोलते हैं? 3D श्रेणी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3D श्रेणी, ठीक है। और जो दूसरा का होता है इसको हम बोलते हैं 4D श्रेणी। अगला 5D श्रेणी और अगला होता है 6D श्रेणी ना। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि 3D श्रेणी में हमने आपको बताया कि तत्वों की संख्या होती है 10। कितनी? 10। 3D हो चाहे 4D हो चाहे 5D हो चाहे 6D हो, सब में 10 होती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो गिन के देख लीजिए। यहाँ से शुरुआत होगा और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। गिन के देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ख़त्म हुआ ना। यानी कि 10 तत्व हैं। नीचे भी वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं। यानी कि प्रत्येक श्रेणी में आपको 10 तत्व मिल जाएंगे। हमने ये भी बताया अभी कुछ देर पहले कि 3D श्रेणी जो होता है स्कैंडियम पे शुरू होता है, Sc पर, और जिंक पर समाप्त होता है, ये हमने बताया ना। और यहाँ से यहाँ तक जब शुरू होता है तो आप इसको याद भी कर लीजिए कि हाँ भैया 3D श्रेणी में अगर पूछ लिया आपसे भैया कि भैया बताइए 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आप इस कैंडियम से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ पे ख़त्म कीजिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोलिएगा सक्टिव, देखिए SC से सक, TI से टी, V से व, सक्टिव कर्मन फीकोनी कूजन, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। 3D श्रेणी के तत्वों का नाम SC TI भी है ना, तो इसको बोलेंगे सक्टिव कर्मन फीकोनी कूजन, ठीक है। सक्टिव कर्मन फीकोनी कूजन, बस इतना याद रखेंगे तो आसानी से 3D श्रेणी के तत्वों को याद आप कर लेंगे। दूसरी समझिए, हमने बताया कि Y से शुरू होता है और CD पे ख़त्म। Y का मतलब है यट्रियम, ठीक है। और यहाँ पे CD जो है यह है कैडमियम। तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, तो इसको हम याद कैसे करेंगे? Y से यारी, J8 से जरा, NB से निभाव, MO से मौत, TC से तक, RU से रुकावट, RH से राह में, PD मतलब पड़ेगी, तो AG मतलब आग में, CD मतलब कूद जाना। इसको हम ऐसा बोलेंगे यारी जरा निभाव मौत तक। कहाँ? यारी जरा निभाव मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगी तो आग में कूद जाना, ठीक है, आग में कूद जाना। तो यहाँ से यहाँ तक जो तत्व है इसको हमने याद कैसे करना है आपको सिखा दिया ना। अगला है 5D श्रेणी। इसमें शुरुआत होता है La से, La मतलब लेंथ है ना, और ख़त्म होता है कहाँ पे? पारा पर, Hg पर, मरकरी पर। तो इन तत्वों को हम कैसे याद रखेंगे? तो आप इसको ऐसे याद रखिए, ला हफ्ता है ना, La से ला, HF से हफ, Ta से ता, ला हफ्ता, वरना रे, उसका OS मतलब समझेंगे उसका, IR से इधर, PT मतलब पिटाई, AU से और SG से होगी, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे, याद कैसे करेंगे? ला हफ्ता वरना रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। ऐसा आप याद रखेंगे तो आसानी से 5D श्रेणी के जो तत्व हैं इसको याद कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो 6D श्रेणी जो है ये हमेशा AC पे शुरू होगा और CN पे ख़त्म हो जाएगा। AC का मतलब एक्टिनियम पे शुरू होगा और CN यानी कॉपर्नियन पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ से जो यहाँ तक तत्व है इसका एक आप खुद से ट्रिक बनाइए और बनाने के बाद इसको याद कर लीजिए ना। तो आपको मैं बेसिकली इतना बता दिया कि जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं ये S और P ब्लॉक के तत्व में स्थित होता है।
और जो प्रत्येक आवर्त होता है किसका, डी ब्लॉक के तत्व का ना, उसको क्रमशः हम बोलते हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। और सभी में 10-10 तत्व होते हैं। अगर लिखने के लिए बोलेगा तो आप आसानी से लिख दीजिएगा कि सभी श्रेणियों में 10-10 तत्व होते हैं और इन तत्वों के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि जो इसका प्रतीक है वही लिख दीजिएगा ना। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या चीज़, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ध्यान से समझिएगा, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 इंटू डी के ऊपर 1 to 10। यानी कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, P में कितना, अधिकतम 6 ठो, D में अधिकतम 10 ठो और F में हमेशा अधिकतम 14 ठो ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम जो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भर सकते हैं, S में 2 ठो, P में 6 ठो और D में 10 ठो और F में 14 ठो हम भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो D के ऊपर 1 to 10 लिखा है, इसका मतलब यह है कि अधिकतम आप 10 ठो भर सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है। आप 1 से लेके 10 तक में कोई भी भरेंगे यहाँ पे ना, यानी धीरे धीरे भरेगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उस प्रकार से यहाँ पे भरता चला जाएगा, ठीक है। आगे समझिएगा, यहाँ पे लिखा है इंटू NS1 to 2। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो S उपकोष है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 1-2 ना, यानी 1 या 2 भर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछता है एग्जाम में कि डी ब्लॉक के तत्व का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए n-1 इंटू डी, इसके ऊपर 1 to 10 इंटू NS1 to 2, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि क्या चीज़, संक्रमण तत्व के लिए या फिर डी ब्लॉक के तत्व के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब समझिए, हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे लिया है SC, जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया। SC मतलब हम समझेंगे स्कैंडियम, ठीक है। और स्कैंडियम जो है इसका यहाँ पे हमने किया है आहबाव नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सा, आहबाव नियम से। कैसे, तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा है 21 मतलब 21, यानी इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 21 है ना। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही होता है। तो आप समझिएगा कि जितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब परमाणु क्रमांक है, उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनों को भरना है इसमें, ठीक है, आहबाव नियम से। तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे बात फंस रहा है, समझिएगा, यहाँ पे बात फंस रहा है। सबसे पहली बात, जो ऊपर लिखा हुआ है ये दिखाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। किसको दिखाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ना। और जो ये वाला लिखा हुआ है 1 2 2 3 3 3 4, ये दिखाता है कक्षाओं की संख्या को, यानी कौन सी कक्षा में है। अगर यहाँ पे 1 लिखा है इसका मतलब पहली कक्षा की बात कर रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो दूसरी कक्षा बात हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो तीसरी कक्षा के बारे में बात हो रहा है। समझे कि नहीं समझे। तो ध्यान यहाँ पे ये दीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, कितना हो गया 4, यहाँ पे 6, 10 हो गया, 10 और 2 12, 12 और 6 कितना हो गया बाबू, 12 6 हो जाता है 18 ना। तो यहाँ तक टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। अभी कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन बचा है। यहाँ पे 21 है और यहाँ तक हमने 18 भर दिया है। तो यहाँ पे 1 और 2 3 बचा है ना। तो आहबाव नियम से यहाँ पे D के ऊपर 10 होना चाहिए था, कितना 10, और यहाँ पे S के ऊपर कितना 2 ना, अधिकतम। तो चूंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, कितना 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हम अगर चाहते तो इस D में, जो D होता है, D उपकोष, हमने बताया कि D में अधिकतम भर सकते हैं आप 10 इलेक्ट्रॉन ना, लेकिन 3 है तो क्या इसमें नहीं आ जाएगा, आ सकता है ना। लेकिन ये करता क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से ये अगले कक्षा को दे देता है। यानी अगले कक्षा में जो उपकोष S होता है
उसको देता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन, यानी उसको दे देता है पूरा तरीका से और आगे धीरे धीरे अपने भरता रहता है, समझे ना। तो यहाँ पर डी में हम 3 भर सकते थे, लेकिन नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है डी बहुत बड़ा दानी है, ये अगले कक्षा के एस उपकोष को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है कि बाबू तुम जियो, ठीक है, हम धीरे धीरे जिएंगे। अब समझिएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3D1 और यहाँ पे 4S2, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना है, 22 है इस बार, यानी सक्टिव, यानी कि हम Ti यानी कि टाइटेनियम को लिया हूँ। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं तो ये सेम यहाँ पे लिखा है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम लिखे हैं, ये भी सेम लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है कि वहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है ना। यानी ये जो है इस साइड का पार्ट ये हमेशा इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, केवल डी की संख्या बढ़ेगा, कभी डी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, डी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, डी के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ना। यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे डी के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। उसी प्रकार से देखिए जो वी है, वी का मतलब क्या होता है, ये होता है वैनेडियम। तो वैनेडियम जो होता है इसका हमने जब किया परमाणु क्रमांक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सब सेम सेम है, ये सब का सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और बढ़ गया ना, समझेंगे नहीं, बस केवल यहाँ बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये डी उपकोष में प्रवेश किया है, डी उपकोष में, ये समझिएगा, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो अब हम समझ चुके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, तो अब हम समझते हैं इनकी विशेषता या गुण। आपसे पूछता है एग्जाम में कि संक्रमण तत्व की विशेषता या गुण बताइए। तो सबसे पहला ध्यान से समझिए, इसमें लिखा हुआ है कि संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। कैसा? धात्विक चालकता ना, यानी कि अधिकतम जो संक्रमण तत्व होते हैं उसमें धातु का गुण पाया जाता है और वो चालकता का गुण दिखाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर बिजली प्रवाहित हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। दूसरी विशेषता आपको पता होना चाहिए कि सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातुएं होती है ना। सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं इनका गलनांक उच्च होता है और इनका क्वथनांक भी उच्च होता है ना, और उच्च तो होता ही है लेकिन साथ ही धातु होते हैं। अगला समझिए, लिखा हुआ है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ना वो रंगीन आयन बनाते हैं। कैसे रंगीन आयन बनाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला समझिए कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल मतलब होता है उप सह संयोजित यौगिक, ठीक है, बनाते हैं। आगे है ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है कौन? संक्रमण तत्व। इस शब्द को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, अभी आगे समझाने वाला हूँ तब। आगे देखो यहाँ पर लिखा है कि ये सामान्यतः अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। आगे ये अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है ना। ये टोटल आपको लगभग 6-7 जितने भी हैं आप इसको पढ़ के अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब कारण वाले प्रश्नों को ना। अब अगला टॉपिक यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इसमें लिखा ये है डी ब्लॉक के कारण वाले प्रश्न ना, यानी पूछता है आपसे कारण वाले प्रश्न डी ब्लॉक के तत्वों से, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था विशेषता में कि संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं ये रंगीन आयन बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं इसका कारण पूछा है ना, तो ध्यान से समझिएगा। इसका कारण इसमें हमने लिखा है जिसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसे याद कर लेंगे। इसमें लिखा है कि ये तत्व मतलब कौन भाई? संक्रमण तत्व ना, ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि सबसे पहले जो बात यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि संक्रमण तत्व जो होते हैं रंगीन आयन बनाते हैं। फिर यहाँ से इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर, समझिएगा, जब संक्रमण धातु आयन पर
श्वेत प्रकाश पड़ता है। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश ना, समझिए। आप इसमें ऐसा लिखेंगे कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो अपूर्ण कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अपूर्ण मतलब जो कक्षा नहीं भरा है ना, तो जो कक्षा नहीं भरा हुआ है, तो उन कक्षक में यानी अपूर्ण कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित मतलब होता है बिना जोड़े का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित। यानी जिन उपकोष में अकेला इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित, और प्रकाश को अवशोषित करके वो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं। तो इसी कारण से रंगीन आयन बनाते हैं। ध्यान से समझिए एक बार फिर से। इसमें आपको ऐसा बोलना है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो अपूर्ण कक्षकों में उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना, वो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित, और जैसे ही प्रकाश को अवशोषित करता है वो निम्न कक्षा से वो उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में चला जाता है, और इसी कारण से बनाता है संक्रमण तत्व रंगीन आयन। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है डी ब्लॉक तत्व से। ध्यान से समझिए क्या पूछ सकता है कि संक्रमण तत्व जो होता है ना, वो अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं, क्यों। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही खास है, ध्यान से समझिएगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं फिर से करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आपको मैं दे सकूँ। तो ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है कि संक्रमण जो तत्व होता है अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट क्यों करते हैं। तो इसमें लिखा है इसका उत्तर कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं। इसका कारण यह है कि क्या है भाई, n-1 इंटू डी उपकोष, n-1 इंटू डी उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि जो डी कक्षक होते हैं, डी उपकोष जो होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उस दशा में आयन प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। कौन सा, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं ना। कहने का अर्थ ये है कि अनुचुंबकीय गुण कब दिखाएगा, जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तब। किस में, डी उपकोष में। अगर डी उपकोष में जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक हम कहेंगे बाबू कि ये अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा। लेकिन कैसा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बिना युग्म का, बिना जोड़ा का। अगर बिना युग्म का अगर इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा। लेकिन अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अगर उस कक्षा में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं, तो उस दशा में क्या करता है कि ये अनुचुंबकीय नहीं बल्कि प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। ठीक है, बस इतना बात को लिखना। अनुचुंबकीय कब कहेंगे, जब n-1 इंटू डी उपकोष में यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब। लेकिन प्रतिचुंबकीय कब कहेंगे, जब वही इलेक्ट्रॉन जो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उस बॉक्स में से निकल जाए बाहर, यानी वहाँ पे न रहे, तो उस दशा में जो आयन होते हैं प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इसके साथ साथ एक फार्मूला आप लिख लीजिएगा कि चुंबकीय आघूर्ण जो म्यू होता है इसके इक्वल टू होता है यहाँ पे n इंटू n+2 इंटू बी एम, जहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, बस इतना ही ना। अब अगला प्रश्न को ध्यान देना, ध्यान से समझ लो। इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे, इसमें लिखा ये है प्रश्न में कि संक्रमण तत्व या इनके यौगिक, संक्रमण तत्व या इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कहने का मतलब है कि संक्रमण तत्व हो कोई या इनके कोई यौगिक है, अगर हम इसको कोई रासायनिक अभिक्रिया वाले मतलब अभिक्रिया में डाल देते हैं, अगर कोई अभिकारक पदार्थ है, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है, अगर उसमें हम डाल देते हैं संक्रमण तत्वों को, तो उत्प्रेरक का काम करता है। यानी कि उसके अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया की स्पीड होती है वो बढ़ा देगा या घटा देगा ना, दोनों में से एक काम करेगा कि जो अभिक्रिया जो है उसका दर को बढ़ा देगा या घटा देगा। तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार की उत्प्रेरक का काम करता है। लेकिन ऐसा क्यों, तो इसका कारण देखिए, इसमें लिखा है कि संक्रमण तत्व या उनके यौगिक को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है, तो देखो इसमें लिखा है कि इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती आक्सीकारक अवस्था को दर्शाते हैं।
इसमें एक बात रखना याद, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये परिवर्ती आक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। एक बात और याद रखना, तथा इनके पास अपूर्ण n-1 इंटू डी उपकोष होता है। n-1 इंटू डी उपकोष अधूरा होता है, जिसे यह अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। समझे कि नहीं समझे? इसी कारण से अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। आप बस इसको पढ़ के अच्छे से याद कर लेंगे। तो समझिए अगला प्रश्न इसमें लिखा यह है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो परिवर्ती आक्सीकारक अवस्था दर्शाते हैं, क्यों? अब समझो इसका उत्तर। इसका उत्तर ऐसा लिखेंगे कि संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकारक अवस्था दर्शाते हैं। इसका कारण यह है कि, इतना बोलने के बाद आपको लिखना है कि n-1 इंटू डी कर्षकों तथा ns कर्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है। पहली बात आप इसको याद रखेंगे कि n-1 इंटू डी कर्षक और ns कर्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, जिसके कारण संक्रमण तत्वों में से आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, क्या चीज़? संक्रमण तत्वों में से आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं और आक्सीकरण अवस्था को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप अच्छे से याद रखेंगे। अब समझिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि संक्रमण तत्व जो होता है वो उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, क्यों? क्या कारण है कि संक्रमण तत्व अधिकतम उप सहसंयोजक यौगिक यानी कि संकुल यौगिक बनाते हैं? समझिएगा, इसका उत्तर इसमें लिखा गया है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको ऐसा लिखना है या ऐसा बोलना है कि संक्रमण तत्व जो होता है ये उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, क्योंकि, यानी इसका कारण यह है कि इसके बाह्यतम कोश में खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। पहली बात याद रखना है कि इसके बाह्यतम कोश में खाली कक्षक उपस्थित होता है, और इसके अतिरिक्त इन धातुओं के आकार बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? धातुओं के जो आकार होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तथा इन धातुओं पर उच्च आवेश होता है। कितना उच्च आवेश होता है? यानी कि बहुत, जितना अधिक आवेश होगा उतना ही अधिक दूसरे वस्तुओं को, यानी दूसरे आवेशित वस्तुओं को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा ना। तो हमने क्या लिखा कि इसके अतिरिक्त इन धातुओं के आकार छोटे तथा इन पर उच्च आवेश होता है। आगे लिखा यह है कि खाली कक्षकों की उपस्थिति कारण, अगर खाली कक्षक है तो वहाँ पे कोई ना कोई जुड़ेगा ही, तो लिखा है खाली कक्षकों की उपस्थिति कारण ही लिगेंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से स्थान ग्रहण कर लेते हैं ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको डी ब्लॉक के तत्वों को समझ में आया होगा कि डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है। कारण वाले जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर भी आपके समक्ष हमने प्रस्तुत कर ही दिया है। तो मैंने इसको लिखने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, तो हमारे इस मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ेंगे, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपको दे सकूँ। और मेरे इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए कम से कम, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।